तस्वीर राजनीतिक तस्वीर से हम आपको जोड़ते हैं। मनजीत सिंह जेडीयू में घर वापसी कर रहे हैं। सीधे आपको उन तस्वीरों से हम जोड़ने जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें। माननीय मंत्री हम सबके अभिभावक आदरणीय विजय चौधरी जी, पार्टी से कोई शिकायत नहीं है मनजीत सिंह को। और देखिए किस तरीके से फूल मालाओं से लदे हैं मनजीत सिंह की घर वापसी हो रही है और हो चुकी है। कहिए कि आज जेडीयू में वो शामिल हो चुके हैं समर्थकों के साथ। मनजीत सिंह जेडीयू दफ्तर पहुंचे, फूल मालाओं से स्वागत हुआ। सांसद ललन सिंह मौजूद थे, उन्होंने जेडीयू की सदस्यता दिलवाई। और ये कुछ तस्वीरें हम तक पहुंची हैं पटना जेडीयू कार्यालय, जहां पर भारी समर्थकों का जमावड़ा लगा था, जेडीयू कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। घर वापसी हुई है मनजीत सिंह की और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के प्रवक्तागण, पार्टी के सभी नेतागण, यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में बैकुंठपुर और छपरा गोपालगंज से आए हुए भाई मनजीत सिंह जी के साथ इस मिलन समारोह में उनके साथ आए हुए समर्थक, उनका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं पार्टी में भाई मनजीत सिंह ने विधिवत रूप से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की है, मैं बधाई देती हूँ और इनका स्वागत करती हूँ। और दिमाग से ये पार्टी के ही साथी रहे हैं, कुछ कारणवश ये बीच में चुनाव इनको लड़ना पड़ा और टिकट नहीं मिला, लेकिन वर्षों से लगातार जब से पार्टी की स्थापना हुई है तब से इनके पिताजी भी पार्टी के मजबूती में, पार्टी को आगे बढ़ाने में इनके परिवार का काफी योगदान रहा है। और भाई मनजीत सिंह जी हम लोग दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 2000 में पहली बार विधायक बने और इनका काम करने का तरीका आप सब जानते हैं। पार्टी के विभिन्न पदों पर ये लगातार काम करते रहे, इनके संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बस कुछ दिन हम लोगों से अलग है, लेकिन दिल और दिमाग और शरीर से ये पार्टी के साथ रहे और माननीय मुख्यमंत्री संगठन में इनका हमेशा से साथ रहा है। और जिस प्रशासन के को हटाने में, दारू जी के प्रशासन को हटाने में वर्षों से इनकी भूमिका रही है। हम लोगों को मालूम हुआ कि ये लोग ये पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर गए और इनसे बात किए और इन्होंने पार्टी में फिर से ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए और पार्टी सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं बधाई देती हूँ और इनको शुभकामना भी देती हूँ कि आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ। आपके आने से पार्टी और बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे गोपालगंज के माननीय सांसद आलोक सुमन जी से स्वागत कर दीजिए। खाली लंबा भाषण सभी हमारे समाज पदाधिकारीगण, सभा में सभी हमारे सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, आप सभी का स्वागत है और आप सभी का आभार है। हम लोग मनजीत सिंह जी भगवान के रक्षक, जनता दल बना वो पार्टी के साथ लगे रहे। आज भी बीच में थोड़े दिन के लिए कुछ गैप हुई, आज भी उन्होंने पार्टी में आज हम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और इतना बड़ी संख्या में सभी
पार्टी को और मजबूती तक पहुंचाएंगे और हम लोग के जुड़ने के संघर्ष को नंदन तक पहुंचाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मंत्री विजय चौधरी जी सागर कर प्रदेश अध्यक्ष महोदय, संसदीय दल के नेता ललन बाबू, हम लोगों के साथ यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, विधायक। और इधर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रदेश यात्रा की शुरुआत कर दी है। वाल्मीकि नगर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर फीता काटकर कुशवाहा ने यह यात्रा शुरू की। इस दौरान कुशवाहा ने महादलित बस्ती के लोगों से निर्भीक होकर टीका लगवाने की अपील की है। उपेंद्र कुशवाहा कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों के बीच पहुंचे थे, जहां उनका दर्द जाना और समझा। तो यात्रा के दौरान क्या करेंगे कुशवाहा? सरकार के किए गए कामों का फीडबैक लेंगे। इसके अलावा उनकी यात्रा में जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने की बात है। यह कार्यक्रम तय किया गया है। दलित बस्ती में वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था को देखेंगे नजदीक से। इस यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा गरीब, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक कार्यकर्ता के घर भी जाने वाले हैं, मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ भूजा और चाय पर चर्चा भी करेंगे। वहाँ या किसी जात विशेष को एड्रेस करने के लिए हमारी यात्रा नहीं है। समाज के सभी वर्गों को जोड़कर ले चलने में हमारी पार्टी विश्वास करती है। दलित भाई हों, महादलित हों, अति पिछड़े सामान्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक जमात के जो लोग हैं, सबको जोड़कर ले चलने वाली हमारी पार्टी है। तो सबको फिर से, कहीं कोई कमी रह गई थी बीच के दिनों में, तो सब लोगों को फिर से एक मंच पर लाना, पार्टी को मजबूत करना और आगे आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाना। इधर कुशवाहा की यात्रा के मायने को भी जरा समझिए कि आखिर इसके मायने क्या है इस यात्रा के। तो जेडीयू में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच बनाने के लिए यह यात्रा है। इसके अलावा पार्टी में अपनी भविष्य की भूमिका की यह यात्रा इस तौर पर भी समझी जा सकती है और सरकार से जनता कितनी खुश है इसका आकलन भी एक विषय है और सरकार जनता के साथ है इसे बताने की कोशिश भी इस माध्यम से की जानी है, इस यात्रा के माध्यम से। तो कुछ सेकंड में हमने आपको बताया कि इस यात्रा के माध्यम क्या है मकसद। और एक दिलचस्प मोड़ है एक विवाद को लेकर। रामाशीष चौक स्थित रेलवे कॉलोनी के लोग जो हैं कुत्तों को भगाने में लगे हैं। कॉलोनी के ही कुछ महिलाएं और बच्चे कुत्तों को कॉलोनी में ही रखना चाहते हैं। एक बड़ा विवाद बना हुआ है। कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे महिलाएं भड़क गईं और महिलाओं ने सड़क पर निकलकर भारी हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हंगामा तब और बढ़ गया जब कुत्तों को लेकर विवाद की खबर सुनकर वहां पेट लवर संस्था के लोग आ धमके, जिसके बाद कुत्तों को भगाने पर अड़े लोग बैकफुट पर आ गए। मामला ये है कि कुछ सारे कुत्ते हैं जो कॉलोनी के ही कुत्ते हैं, इनका जन्म भी यही हुआ, ये यही रहते हैं। इन कुछ लोगों ने 4 जुलाई रविवार को 2:30 के करीब दिन में एक पिकअप वैन लेके आए और बलपूर्वक कुत्तों को मारने पीटने लगे और गाड़ी में चढ़ाने लगे, जिसका मैंने विरोध किया। उसके बाद ये विवाद की स्थिति बनी और ये कुत्तों को चाहते हैं कि यहाँ से भगा दिया जाए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो कैसे इन कुत्तों को गाड़ी में बिठा के कहाँ भेज रहे थे ये लीगल तरीके से। जब इन लोगों ने वैसा मारपीट किया तो किसी महिला ने उतर के जब उसके विरोध में आई तो इन लोगों ने बहुत गलत व्यवहार किया और अभद्र एकदम भाषा यूज किया, अभद्र महिला। तो फिर मैं यहाँ पे आई तो मुझे मामला समझ में इतना ही आया है कि 2 खेमे में लोग बटे हुए हैं और कुछ जो है वो सपोर्ट में है और कुछ अगेंस्ट में है। तो सपोर्ट में तो मैं भी हूँ कि कुत्ते जो हैं उनको बाय बर्थ यहाँ पे अगर वो हैं तो उनका अधिकार है यहाँ रहने का। और हिंसक होने के पीछे कारण ये होता है कि हम उसके साथ अमान व्यवहार किए होंगे तो वो हमारे पीछे दौड़ रहे हैं काटने के लिए। अभी तो मैं 1 घंटे से आई हुई, 2 घंटे से मेरे साथ तो किसी कुत्ते ने कुछ भी नहीं किया है। उधर विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप का विकास महज एक मुद्दा बनकर रह गया। जब भी कोई राजनेता पर्यटन मंत्री बनता है तो पूर्वी चंपारण के केसरिया में स्थित स्तूप का दौरा करता है, इस बौद्ध स्तूप के विकास की घोषणा करता है, लेकिन यहां से जाते ही
इस मुद्दे को वो भूल जाता है। लेकिन बिहार के मौजूदा पर्यटन मंत्री सह जिले के प्रभारी सुनील कुमार ने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। सुनील कुमार ने विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप का जायजा लिया। उनके साथ केसरिया की जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा और डीएम शीर्षद कपिल अशोक समेत कई अधिकारी मौजूद थे। मंत्री सुनील कुमार ने स्तूप के डेवलपमेंट के लिए डीएम से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रस्ताव गए हैं केंद्र सरकार को और हमारा प्रयास रहेगा कि जो प्रस्ताव गए हैं केंद्र सरकार से वहाँ से भी कार्रवाई हो और हम लोग मिलजुल करके एक ऐसा इसको पर्यटक स्थल बना सके ताकि दूर दूर से लोग यहाँ आकर के इसको देख सकें। एक्चुअली वो एक्वायर हो गया है क्योंकि बारिश के चलते काम नहीं हुआ है। माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय विधायक महोदया के द्वारा जो प्रयास किया गया उसी से अभी वो एक्वायर भी हो गया, राशि भी लार कोर्ट में जमा की गई है। कैसे पानी का लेवल डाउन। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए नवादा के एक एक्टर ने बड़ी पहल की। एक्टर प्रोड्यूसर राहुल वर्मा ने एक शॉर्ट मूवी के जरिए लोगों से टीका लेने की अपील की है और फिल्म के निर्माण में स्थानीय कलाकारों और वैक्सीन लेने वालों की मदद की गई है। इस शॉर्ट मूवी के जरिए बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन लेने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये एक सुरक्षा कवच है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। स्थानीय प्रशासन राहुल वर्मा के प्रयासों की हर तरफ तारीफ हो रही है। ऐसे में सरकार के साथ आपकी भी जिम्मेदारी है कि कोरोना का टीका जरूर लगवाएं, अफवाहों से बचें, क्योंकि कोरोना को तभी हराएंगे जब टीका लगवाएंगे। नवादा जिला प्रशासन की तरफ से मुझे एक वैक्सीनेशन के ऊपर जागरूकता के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का मुझे अवसर मिला और यह फिल्म देखकर हमने जो बनाई वह उससे लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है हमारे आसपास जो लोग जागरूक नहीं थे, जो वैक्सीन नहीं ले रहे थे, वो यह फिल्म देखकर अब जागरूक हुए हैं और पूरे परिवार मिलकर वो वैक्सीन लेने जा रहे हैं। पटना नगर निगम के मजदूर केवल मजदूरी नहीं करेंगे बल्कि वे अपने काम के ठेकेदार भी होंगे। मजदूरों के लिए नायाब रास्ता दिखाया है खुद पटना नगर निगम ने। निगम की पहल पर ऐसी हाईटेक मशीनें खरीदी गई हैं जिससे न केवल मजदूरों के जीवन में बदलाव आएगा बल्कि उन्हें बेहतर आर्थिक आमदनी भी होगी। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पटना नगर निगम इन दिनों अपने मजदूरों पर दरियादिली दिखा रहा है। निगम में हजारों मजदूर जो सफाई काम में लगे रहते हैं। मैनहोल, कैचपिट और टंकी से कचरा साफ करने के दौरान कई बार दम घुटने से मौत के मुंह में समा जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब पटना नगर निगम के जो मजदूर होंगे उनके दिन अच्छे आने वाले हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ की पहल और पटना नगर निगम द्वारा इस मामले में आगे आने के बाद ये 9 गाड़ियां मंगाई गई हैं और इन गाड़ियों की कीमत तकरीबन 12 लाख रुपए है। इसे सक्शन मशीन कहा जाता है। सक्शन मशीन आने के बाद मेन हॉल, कैचपिट और टंकी से कचरा की सफाई को लेकर मजदूरों को उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोबोट के बाद अब नगर निगम में आई इस सक्शन मशीन से कचरे की सफाई में सफाई मजदूरों की काफी सुरक्षा होगी। बड़ी बात यह है कि पटना नगर निगम सफाई कर्मियों को 50% अनुदान पर ये मशीनें अपनी तरफ से उपलब्ध कराएगा। बाकी के पैसे मजदूरों को देने होंगे, लेकिन उसके लिए भी नगर निगम ने आसान रास्ता तय कर दिया है। इन मशीनों से जो सफाई का काम होगा और उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे वह सीधे मजदूरों के खाते में जाएंगे और मजदूर उन्हीं पैसों से इस गाड़ी का लोन चुकता करेंगे। निगम की स्टैंडिंग काउंसिल कमेटी की ओर से सफाई में जुटे लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन्हें मशीन सौंपने की तैयारी की गई है। देते हैं और पटना में चूंकि अभी 300-350 रुपए के हिसाब से भी लेबर की मजदूरी के बावजूद इसके हम लोगों ने 400 और 450 रुपए के हिसाब से हम अपने दैनिक कर्मियों को देते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसको देखते हुए हम लोगों ने डिक्की के साथ बात किया तो उन गाड़ियों को हम बाहर से हायर करने के बजाय हम उन मजदूरों से हायर करेंगे और हम जो पे हम बाहर के लोगों को करते हैं या बाहर के संवेदकों को या एजेंसियों को करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट अपने मजदूरों से हम वो गाड़ियां हायर करेंगे और उसके साथ में उनको जो पे हम बाहर के लोगों को करते हैं हम अपने मजदूरों को पे करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि एक मजदूर का आमदनी कम से कम 30,000, 25,000, 30,000, 40,000 कुछ इस तरह से हो जाए। जाहिर सी बात है नगर निगम की यह पहल मजदूरों के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित होगी। सफाई मजदूर किसी के नियंत्रण में काम नहीं करेंगे बल्कि ठेकेदार के रोल में वह खुद आ जाएंगे।
सेक्शन मशीनों के जरिए इन मजदूरों को करीब 25 से 30 हजार रुपए हर महीने की कमाई होगी, जो उनके जीवन स्तर के लिए काफी कारगर होगा। निश्चित तौर पर पटना नगर निगम की यह पहल मजदूरों को रास आने वाली है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां बूढ़ी गंडक नदी में उफान है और नदी के उफान के कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के डाउन लाइन पर ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। समस्तीपुर सहित पूरे बिहार की तमाम नदियां इस वक्त खतरे के निशान से बढ़ रही है। आपको मैं तस्वीर समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी का दिखा रहा हूँ। ये समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड का डाउन लाइन है और बूढ़ी गंडक पूरे सवाब पर है, पूरे उफान पर है, जिसके कारण समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर परिचालन को तत्काल स्थगित कर दिया गया है और डाउन लाइन पे फिलहाल परिचालन नहीं होंगे। इस तरह का फैसला समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा लिया गया है और जिस तरह से जलस्तर का बढ़ना जारी है और खासकर बागमती नदी का भी जलस्तर उफान पर है, वहाँ भी हाया घाट के पास रेलवे पुल पर परिचालन किसी भी समय बंद हो सकता है, जो हालात बने हुए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और दरभंगा के केवटी में शुक्रवार को 2 जगहों पर जमींदारी बांध टूटा था। बांध टूटने के बाद कोठियागंज, पचमा और पिंडारुच गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। जमींदारी बांध टूटने से करीब 3000 की आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिया हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास ने। विभाग के अधिकारियों, विधायक को पत्र लिख करके सूचित किया गया था। उसके बावजूद भी जब विभाग ने नाकामी बरती है, उसके बावजूद बाढ़ आ गई है और कई लोग शरणागत बने हुए हैं। अपने अपने आसियानों को ऊंचे मकान में ले जा रहे हैं। भोजन की व्यवस्थाएं अभी तक सरकार के द्वारा कुछ भी योजनाएं या कुछ उनके अधिकारी पदाधिकारी अभी तक गांव में नहीं आए हैं। और दरभंगा के केवटी प्रखंड में लगातार बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। प्रखंड के कई गांव ऐसे हैं जिन सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ने के कारण एक गांव से दूसरे गांव तक जाना काफी कठिन हो गया है, बिल्कुल ठप सा हो गया है और कई इलाकों में 5 से 6 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है और ऐसे में यहां नाव ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में केवटी की असराहा पंचायत में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए अंचलाधिकारी की ओर से मुखिया प्रतिनिधि की अगुवाई में बाढ़ रक्षा दल का गठन किया गया है, जो गांव के बाढ़ पीड़ितों के लिए मददगार साबित हो रहा है। बाढ़ रक्षा दल एयरबोट के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहा है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे और बुजुर्ग एयरबोट के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं। बाढ़ में घिरे लोग प्रशासन से मदद चाहते हैं। और मैं अपने निजी इच्छुक कोष से एक एयर नाव मंगाया है। एक नाव हमें सरकारी मिली है जो डी टोल पे चल रही है। वो नाव इस तरफ नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पे 100 से 150 परिवार रहते हैं जिसकी तबीयत खराब होती है, गर्भवती महिला है। और ये जो है समीर अहमद साहब है, ये कमर से विकलांग है। इसे घर में अचानक पानी अगले साल से ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए खबर मिली हमें। हमने बाढ़ रक्षा दल के साथ आकर ये एयर वाली नाव से, जो मेरी निजी मत से आई है, मैं इनको ऊपर जगह पे शिफ्ट कर ले जा रहे हैं। देखिए 4 रोज 5 रोज से बाढ़ का पानी आ चुका है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाजीपुर असराहा मुख्य सड़क बंद हो चुका है, असराहा छछुआ मुख्य सड़क बंद हो चुका है, असराहा सादीटोला जो कोठिया पंचायत को जोड़ती है वो भी मुख्य सड़क बंद हो चुका है। कल से बाढ़ का पानी असराहा खिरवा सड़क पर भी आ चुका है, आ गया था और उसकी वजह से अब जो है आज ये परिस्थिति है, यहाँ भी रोड बंद होने के कगार पे है। लगभग 3 फीट 4 फीट पानी रोड पे चल रहा है, जो कि कटन ज्यादा है। महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनके गृह क्षेत्र छपरा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वालों में भिखारी ठाकुर नाच मंडली के आखिरी लौंडा पद्मश्री रामचंद्र ठाकुर और विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव भी मौजूद थे। पद्मश्री रामचंद्र ठाकुर ने अपने खास अंदाज में भिखारी ठाकुर को याद किया है। जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। बाटे बहुत दूर नाम भइल बा बहुत दूर ले नाच काला बारी में केहू जपत बा आम गाछ पर केहू जपत बा सवारी में
केहू जपत बा यात्रा करी के रेल बैठल रेल सवारी में, केहू जपत बा आम गाछ पर, केहू जपत बा बधारी में, केहू जपत बा खेत जोतत खेत बधारी में, केहू जपत बा हम ना देखनी ऊपर भइल बुढ़ारी में। उनसे अलग नहीं कोई हो सकता है, कोई ये कह के अलग नहीं हो सकता है कि वे अपढ़ थे, गंवार थे और उनको कोई राजनीतिक और स्वाधीनता आंदोलन का और औपनिवेशिक चीज़ों की जानकारी नहीं थी। भिखारी ठाकुर को जीवन का और अंग्रेज़ों की जो दबाव था हिंदुस्तानी समाज पर, इस सब का एहसास था। अपने ढंग और तरीके से समाज को बदलने का वो काम कर रहे थे। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।